हेलो प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें हमें जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पे एक पहलवान रहता है जिसका नाम मुट्ठन रहता है। तो वो जो पहलवान रहता है वो किस तरह से पहलवानी के अंदर जाता है और उसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि जो उसकी खासियत पहले कुछ जान लीजिए। वो एक पहलवान था और वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील था। कौन था? व्यक्ति था एक मुट्ठन नाम का, जो कि इस स्टोरी का मेन पार्ट है और मेन पात्र है। और वो काफ़ी संघर्षशील था और जुझारू था। वो काफ़ी ज़्यादा कठिन कठिन परिस्थितियों से सामना करते हुए अपने जीवन से बहुत संघर्ष करता है और अंत में उसके 2 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी वो उसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, मतलब होता तो है, पर वो अब उसका हृदय इतना कठोर था कि वो उसे दिखाता नहीं है। और उसके बाद वो उस गाँव में, यानी जिस गाँव में वो रहता था, उस गाँव को किस तरह से उत्साहित करता है और किस तरह से जागृत करता है हैजा और मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए। इन्हीं सब के बारे में हमसे लेखक ने बताया। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब हम फाइनली पहुंच ही गए हैं अब चैप्टर नंबर 14 पे, क्लास 12 के, जो कि ये जो चैप्टर है ये इमोशनल चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़रा इमोशनल लगेगा, लेकिन अगर आप कवि की इसकी गहराइयों में जाएंगे और लेखक की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हैं हमें पहलवान के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसे अब अच्छे से समझते हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको ये सब कवर करा दूं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कवि हैं, सॉरी जो लेखक हैं, वो हमें ये बताते हैं पहले पेज में कि गांव का चित्रण कर रहे हैं। और इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक स्टोरी, यानी कि जैसे आपने बाहुबली देखा था ना, कि बाहुबली पार्ट 1 में जैसे शुरू होता है और पार्ट 2 में जैसे ख़त्म होता है, बस उसी टाइप की ये भी स्टोरी है। इसका कुछ जो होता है वो पहले का ही है, मतलब कि वर्तमान समय का है। इसके बाद लेखक इनके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो ये स्टोरी जो है फ्लैशबैक है, जैसे कि बाहुबली वाली मूवी थी उसी तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे स्टार्ट में ही लेखक बताते हैं कि वो जो गांव है वहाँ का वातावरण कैसा है, उस समय कौन सा सीज़न है। वो बताते हैं कि जाड़े का दिन है और अमावस्या की रात है। रात काफ़ी ठंडी है और काली है और वहाँ पे जो गांव है वो किससे पीड़ित है? मलेरिया और हैजे से पीड़ित है। और वो जो गांव है उसके अंदर, उस पूरे गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर छाया हुआ है, यानी कि जो गांव है उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति छाई हुई है, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है। खैर रात है तो आवाज़ रहेगी ही नहीं। और उसके बाद फिर लेखक ने हमें यहाँ पे ये भी इस कहानी सीख देने की कोशिश करी है कि जब किसी प्राणी का कोई सजीव साथ नहीं देता है तो वो उसे निर्जीव को ही अपना साथी बना लेता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि और जो यहाँ पे अब रात का चित्रण किया गया है कि जो अंधेरी रात है वो चुपचाप आंसू बहा रही है, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी शोक है एक तरह से और काफ़ी करुण सिसकियाँ, यानी काफ़ी लोग वहाँ पे रो रहे हैं। जैसे कि नहीं, अगर किसी गांव में कोई बीमारी फैली हुई है तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमसे लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, वैसे तो व्यक्ति को यहाँ पे तारे से लिया गया है कि यदि कोई तारा उस गांव में आके प्रकाश करने की कोशिश भी कर रहा है और अगर, तो वो रास्ते में ही असफल हो जा रहा है, और अगर वो असफल हो रहा है तो उसकी असफलता को देखकर बाकी लोग हंस रहे हैं। यानी कि यहाँ पे तारा नहीं है, वही तुम्हें कहा, आप भावनाओं को समझिए। वो भावना से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस शोक वाले गांव में, यानी जहाँ पे शोक और शांति छाई हुई है, अगर कोई इसमें आवाज़ उल्लास बढ़ाना चाहता है तो
वो उल्लास नहीं बढ़ा पा रहा है, यानी कि इस गाँव में वही शोक अभी भी है, उसे कोई अगर बढ़ाना चाह रहा है तो वो नहीं बढ़ रहा है। फिर उसके बाद बताते हैं कि और इसी रात्रि की विषर्ता को जो ललकारता है वो कौन है? पहलवान की ढोलक। अब से देखिए उनकी स्टोरी शुरू होती है। तो यहाँ पहलवान की ढोलक की साउंड का वर्णन किया गया है कि वो कैसे बजाते हैं, चड्ढा गिड़धा चड्ढा गिड़धा, यानी कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो यहाँ पे ढोलक की आवाज़ की मदद से ये जो मुट्ठन पहलवान थे ये अर्थ निकालते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से, सॉरी मुट्ठन नहीं लुट्ठन पहलवान है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो पहलवान के बारे में बताते हैं कि वो जो लुट्ठन पहलवान रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धता सिर्फ ज़िले तक ही थी। यानी कि वो तो वैसे तो बहुत फेमस पहलवान थे, क्योंकि उन्होंने तो एक बार चाँद सिंह जो था वहाँ का काफ़ी अच्छा पहलवान था, और वो उसे शेर का बच्चा भी लोग कहते थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी कुश्ती या फिर लड़ाई कर सकता है। तो उसके बाद इन्होंने उसे भी हराया था। अब कैसे हराया था ये जानने के लिए देखते रहिए आगे। तो यहाँ पे हमसे लेखक बताते हैं कि जो लुट्ठन के माता पिता थे वो उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चले गए थे, और सौभाग्यवश उस उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी, यानी जो पहलवान था उसकी शादी हो चुकी थी, और उनकी सास जो बूढ़ी सास थी वो पहलवान को पालती पोसती थी। तो इसकी वजह से और दूध पीने की वजह से और योगा करने की वजह से, यानी कि क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करने की वजह से उनकी जो शरीर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वे एक पहलवान बन चुके थे, यानी कि काफ़ी हष्ट पुष्ट मनुष्य, और वो अपनी बाहों को 45 डिग्री से फैलाकर चलते थे। तो इसके बाद फिर लेखक, तो ये तो उनका शारीरिक वर्णन था। उसके बाद हमसे लेखक ये बताते हैं कि वो जब उस चाँद सिंह वाले पहलवान को हराए थे तो वो ढोलक की मदद से हराए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी लोग सिर्फ चाँद सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, लुट्ठन पहलवान को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, और ये तब ढोलक को ही अपना साथी मान लिए थे, जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था। इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो उसके बाद फिर वे चाँद सिंह को जब हरा देते हैं तो राजा उन्हें अपने पास रख लेते हैं, और वे राजा के साथ ही रहते हैं और कई नामी पहलवानों को हराते हैं। उसके बाद फिर एक बार की बात है, जब राजा वृद्ध हो चुके थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी दुर्भाग्यवश, तो उनका जो नया राजकुमार था वो आता है, और वो जो नया राजकुमार था वो नए फैशन का था। वो अपने मात्र जो खेल हैं उन्हें भूल गया था। लास्ट में मैं आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा कि इससे कितनी प्रकार की सीख मिलती है, इसलिए लास्ट तक देखिए। तो उसके बाद फिर वो जो रहता है पहलवान, वो उसे निकाल देता है। वो कहता है कि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हम लोग नए नए खेल खेलेंगे, जैसे घुड़सवार वाला खेल हुआ। तो वो अपने मातृ खेल को या फिर मातृभाषा को, सॉरी मातृ खेल को, यानी जो उनका स्टार्ट से ही खेल रहा है वो उसे भूल जाते हैं, और लुट्ठन पहलवान को वहाँ से निकाल देते हैं। और उस समय लुट्ठन पहलवान के 2 बच्चे भी रहते हैं, जिन्हें लुट्ठन पहलवान इसलिए तैयार करता है कि आगे चल के वे भी कुश्ती लड़ने वाला बने, और उन्हें सारी ढोलक की ताल से कैसे सीखा जाए कि क्या करना है, ढोलक की मदद से लड़ना वह अपने बच्चों को भी सिखा दिया था। लेकिन जब राजकुमार ने इन्हें निकाल दिया तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। तो उसके बाद वे क्या करते हैं, अपने वापस एक गांव में आकर के बस जाते हैं। वहाँ पे कुछ दिन तक तो वो सभी को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ढोलक से कैसे कुश्ती लड़ी जाती है। वो वहाँ पे गुरु की तरह बन करके सभी को सिखाते हैं किस तरह से कुश्ती लड़ी जाती है। लेकिन वहाँ पे एक बार मलेरिया और हैजे जैसी काफ़ी भयानक बीमारी आ जाती है, और उसके बाद रोज़ रोज़ सिर्फ उन्हें यही सुनाई देता है कि आज इनके घर मृत्यु हो गई, आज इनके घर मृत्यु हो गई, या फिर रोज़ सभी लोग यही, मतलब कि उस गांव जो था वो पूरा शमशान घाट एक तरह से बन गया था, और वहाँ पे शोक की लहरें बह रही थी, और वो जो पूरा गांव था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोक छाया हुआ था। और तो इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए जो पहलवान है वो खुद ही ढोलक लेता है और ढोलक को बजाता है।
वो रोज़ रात्रि भर ढोलक बजाता है, जैसा कि कहानी के शुरू में था। देखिए, अभी फिर से फ्लैशबैक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो वो रोज़-रोज़ जो होता है, यानी कि जैसे बाहुबली फर्स्ट का जो लास्ट सीन था, बस वही वाला सीन यहाँ पे भी अब आ रहा है। तो अ, उसी तरह से अब वो रोज़ रात्रि को ढोलक लेके बजाता था। कौन बजाता था? पहलवान बजाता था। पहलवान का नाम क्या था? लुठंग सिंह था। ये रिवाइज़ करते रहिए, अक्सर पात्र के नाम पूछ दिया जाता है आपसे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। तो उसके बाद फिर जो लुट्ठन सिंह था, वो भी काफ़ी नामी पहलवान था, यानी कि जब वो राजा की नज़रों में जीता तो काफ़ी उसका नाम बढ़ गया था। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो ढोलक ले के बजाता है, तो काफ़ी लोग उसे, मतलब कि उसके बारे में भला बुरा कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि समाज में जभी भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके विरोध करने वालों की कमी नहीं रहती है। उसी तरह से वही लोग सोच रहे थे कि यहाँ हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट है और ये खुशी के मारे उल्लास से ढोलक बजा रहे, लेकिन किसी को असली रीज़न नहीं पता था कि ये ढोलक क्यों बजाता है। वो ढोलक इसलिए बजाता था क्योंकि वो चाहता था कि गाँव वाले लड़ें इस बीमारी से, ना कि इसे डर करके, इसे रो करके कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन की घटना है कि उसके जो दोनों बच्चे होते हैं, वो रात्रि के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो उनका अंतिम संस्कार करके फिर से उसके अगले ही दिन रात्रि को ढोलक लेके बजाने लगता है। तब सभी लोगों को असली में आभास होता है कि वो पहलवान असल में करता ही क्या था, मतलब कि वो पहलवान असल में हमारा मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि वो हमें लड़ने के लिए सीख दे रहा है। फिर लोगों में कुछ उत्साह हुआ। फिर वह ढोलक रोज़ बजाता था, लेकिन एक रात ऐसी आई जब लोगों को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, और उन लोगों ने जब सुबह को जाकर देखा तो वहाँ पे पहलवान का शव गिरा पड़ा था। तो इस तरह से वो जो पहलवान होता है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो एक शिष्य था, यानी कि एक बच्चा जो उनसे पढ़ा था, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि गुरुजी जब कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी भर कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वो कहते हैं कि मतलब कि जो उनकी पीठ होती है वो ज़मीन पे नहीं सटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कुश्ती वाले पहलवान थे और उन्होंने आज तक कभी हारा नहीं था। तो वो अंत में भी नहीं हारना चाहते हैं, वो पेट बलक इसलिए सुनना चाहते हैं। भाव आपको समझ में आया ना कि वो किस लिए पीठ के बलक नहीं सुनना चाहते थे? क्यों नहीं सुनना चाहते थे? क्योंकि वो कभी डिफीट नहीं हुए थे एक्चुअल में, इसी के रीज़न से। और इसके साथ अब मैं बताता हूँ कि इस कहानी में क्या-क्या सीख दी गई। सीख नंबर 1, इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह से जो पहलवान होता है, वो अपने जीवन को न देख कर के लोगों को लड़ने की प्रेरणा देता है। यही सबसे बड़ी शिक्षा है, और बाकी जो शिक्षा मैंने आपको बीच में दी। यानी कि अगर किसी मनुष्य का कोई सजीव साथ नहीं देता है तो वो निर्जीव को अपना साथी बना लेता है, और साथ में ही हमें कठिन परिस्थितियों से सामना करना चाहिए। और इसी के साथ में इस वीडियो की समाप्ति होती है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा। अब हम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे।